नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूजीसी नेट का सिलेबस है उसका सेट फ्री करेंगे। इससे पहले सेट वन और सेट टू हो चुका है। तो आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्ले लिस्ट में यूजीसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके एक चैनल सीरीज टाइप का है। वहां से जा करके आप सेट वन और टू देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर आई बटन में देखिए, वहां पे उसका आपको लिंक दिख रहा होगा। तो आप वहां से भी जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप टेलीग्राम में आकर के ले सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जैसे पहले भी हर वीडियो का डालते रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा क्या बताऊं, आप इसे देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़िए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और जो अन्य ग्रुप में आपके लोग हैं उनको भी, दोस्त हैं उनको फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स। Gulick was influenced by Fell's 14 principles while formulating organizational principles. Urbic once regarding the use of committee for the purpose of administration. Gulick does not give any importance to the basis of division of work. Fell believed in the principle of unity of command. ये चौथा ऑप्शन था। हिंदी में अगर इसे पढ़े तो हिंदी में कहते हैं कि संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक फेल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित था। पूर्विक प्रशासन के मंतव्य से कमिटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। गुलिक कार्य विभाजन के आधार पर कोई महत्व नहीं देता। फेयोल का आदेश की एकता का सिद्धांत में विश्वास है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? मैं प्रयास करूंगा इस तरह के इतने बड़े बड़े प्रश्न आपके सामने नहीं लाने का। सिंगल टाइप के जो प्रश्न होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्नों की भरमार पड़ी रहती है। एक्चुअली यूजीसी नेट इस तरह के एक प्रश्न में तीन चार तरह के प्रश्नों का, यानी कि जो आपका डीप स्टडी है उसको एनालाइज करता है कि आप इन सारे सिलेबस को कितना गहरी पूर्व अध्ययन किए हैं। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जब तक डीप एनालिसिस नहीं करेंगे अपने सब्जेक्ट का, इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर में तीसरा नहीं होगा। गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता है, ऐसा नहीं था, वो महत्व देते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक दो चार। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकॉर्डिंग टू द चेस्टर आई बर्नार्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ legitimate authority? It should be compatible with the purpose of organization. It should be understandable. It should be a catalyst from the monetary point of view. It should be feasible. यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्परक होना चाहिए, या इसे व्यवहार होना चाहिए। और इसका सही आंसर है सी, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्परक होना चाहिए। ऐसा बात सिस्टर आई बर्नार्ड नहीं कहते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाने वाला क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू द मूने, व्हाट इज द गिवन ऑफ सर्टेन राइट्स बाय द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिस्कनेक्शन या नन? विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब ऊपरी अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को, मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे जेड कोई अधिकारी है या ए प्लस कोई अधिकारी है, ये अपने नीचे सबोर्डिनेट को जब कोई अधिकार देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेलीगेट। ठीक है, यानी कि वो प्रत्यायोजित करते हैं उस व्यक्ति में अधिकार को। तो बी इज द राइट आंसर। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? यह क्रियान्वमुख, उद्देश्योन्मुखी, प्रशासनात्मक पद्धति है। हु हैज डिफाइंड डेवलपमेंट एडमिशन एज इज एन एक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड? रिक्स, वर्ल्डो, रोबर्ट या एडवर्ड वाइडनर? किसने कहा था? राइट आंसर इज बी, एडवर्ड वाइडनर। बी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में डिफरेंस जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया था? हार्वर्ड साइमन, मैकग्रेगर, बर्नार्ड या
organize. Who among the following introduced the concept of zone of indifference in an organization? Simon, McGregor, Bernard, या Arger? And the right answer is Chester I. Bernard. C is the right answer. छठा प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? Who propounded the concept of informal organization? Taylor, Simon, Mayo या Marx? कौन थे वो? And the right answer is C. एल्टन मेयो, जिसने अनौपचारिक संगठन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। सातवां प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? Which of the following is not one of the main feature of Taylor's scientific management? Time and motion study, participation in decision making, mental regulation या functional foment? समय तथा गति का अध्ययन, निर्णय लेने में भागीदारी, मानसिक क्रांति या प्रक्रियात्मक पुनर्मैनी? कौन सा नहीं था? And the right answer is निर्णय लेने में भागीदारी. B is the right answer. That is participation in decision making. आठवां प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? परिसीमित विवेकशीलता, तार्किक प्रत्यक्षवाद, निर्णय, संतुष्टिकरण? What are the methods proposed by Herbert Simon? Limited discretion, logical positivism, decision making or satisfaction? And the right answer is logical positivism, तार्किक प्रत्यक्षवाद. So B is the राइट आंसर. और आज जब इस वीडियो को देख रहे हैं, टुडे इज द 5th सितंबर, और हम लोग आज क्या मनाते हैं? टीचर्स डे. सो आप सबों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, अनेक शुभकामनाएं. आप सफल हो जीवन में, आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि तैयारी की सफलता ही आपको जीवन में एक सफल बनाएगा. एक आदर्शवादी, एक सुशासित जीवन भी आपको सफल बनाता है जीवन में. और हर परेशानी, हर मुसीबत आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देके जाती है. तो बस आप अपना प्रयास कीजिए, बेहतरीन, इसको कहते हैं ना 10 आउट ऑफ 10, ये आप देने का प्रयास कीजिए. आप 10 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 9 तक है, 8 तक है, तो आप अपना प्रयास सफल रखिए. कोई ना कोई तो समय आएगा कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे जरूर. ठीक है. 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचलनों को समाविष्ट करता है? Which of the following states that the public administration covers only the practices of the executive branch of the government? गोलिक, वाइट, बिलोवी या एलडी वाइट और गोलिक दोनों मिलके बोले. सो द राइट आंसर इज क्विकली ए, लूथर गोलिक. 10वां प्रश्न है, उदासीनता का अंचल का अवधारणा किससे संबंधित है? What is the concept of zone of indifference related to? अभिप्रेरणा, सत्ता, नेतृत्व या निर्णय? मोटिवेशन, पावर, लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग? क्विक आंसर, पावर, सत्ता से. ठीक है, सत्ता, यानी कि पावर इज द राइट आंसर. आज 15 प्रश्न ही हम लोग कर रहे हैं. 15 प्रश्न करने का कारण है, पिछले 2-3 दिनों से, 4-5 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सीजनल है. फिर प्रयास करेंगे आगे 20-20 प्रश्नों का जो सेट चल रहा है वो चलते रहे. तो ये जल्दीबाजी में तैयार किया गया है. गैंग प्लान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इक्विटी, स्तर से सांतरण, यानी जिसको हम लोग लेवल जंपिंग कहते हैं. पहल, अभिप्रेरण, गैंग प्लान की रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इक्विटी, लेवल जंपिंग, इनिशिएटिव या मोटिवेशन? एंड द राइट आंसर इज लेवल जंपिंग, बी. और आपको बताना है, अगर आप इच्छुक हैं तो आके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गैंग प्लान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? Who pronounced the principle of gang plank? 12वां प्रश्न है, लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज्यादा सतत और स्व सुधारक है, यह है of all the controls on public administration, which one is more continuous and self-correcting? Control by legislature, control by executive, control by judiciary और control by media? विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण या मीडिया द्वारा नियंत्रण? सो द आंसर इज कंट्रोल बाय द एक्सिक्यूटिव, यानी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण. यहाँ तक आप पहुंचे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो काइंडली करें, और इसे शेयर का जो रिक्वेस्ट मेरा है वो बनाए रखिए. अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें. 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की है और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यवसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा है? Who among the following propound 18 definition of public administration and placed them in 4 categorical
पॉलिटिकल, लीगल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल। गुलिक और उबिक, सैफिज और रसल, डेविड रोचेब्लूम, या एप्पल बी महोदय। एंड द राइट आंसर इज बी, सैफिज और रसल। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? Who among the following divided the scope of public administration into administrative theory and applied theory? H. Walker, Farrell Hardy, F. N. Nigro, या निकोलस हेनरी। एंड द राइट आंसर इज, जल्दी से, चलिए मैं बताता हूँ। ए, एच वॉकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयोग सिद्धांत में, दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और अप्लाइड थ्योरी के बीच में डिस्टिंग्विश किया था, डिवाइड करके रख दिया। 15वां और आखिरी प्रश्न से पहले जो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मस्ट करें, और इसे शेयर तो जरूर से जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को और अन्य ग्रुप के लोगों को फायदा हो सके। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप जो वीडियो नहीं देख पाए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक वहां पे लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के सब देख सकते हैं। आपका इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? वो है टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं हमेशा डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप तो वहां से भी ले सकते हैं। 15वां प्रश्न है, लिकर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू लिकर्ट, लिकर्ट, which of the following is not a type of leadership? एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटी, बेनेवोलेंट अथॉरिटी, एसोसिएट अथॉरिटी, या पार्टिसिपेंट अथॉरिटी? स्वतंत्रक प्राधिकार, उपकारिक प्राधिकार, सहयोगी प्राधिकार, या सहभागी? एंड द राइट आंसर इज सी, सहयोगी प्राधिकार, दैट इज एसोसिएट अथॉरिटी। दोस्तों, जो मैंने कहा उसको कृपया ध्यान रखें। फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बधाई आपको। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।